ओजोन लेयर को जो लिखा लिखा होगा तो हर आदमी नहीं पाता। तो आज मेरा जो डिस्कशन है मेरा आज हम लोगों का जो डिस्कशन होने जा रहा है, आज हिस्ट्री का ही डिस्कशन है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है कितना उपयोगी हमारे लिए है, कितना लाभदायक है, और अभी कितने लोग इसको रख रहे हैं या कितने लोग नहीं रख रहे हैं, इसमें ट्रेंड क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, और कैसे इसमें अधिकतम नंबर हम लोग इसमें गेन कर सकते हैं, इसको लेकर के जो है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के जो अभी ट्रेंड है, अभी जो यूपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑप्शनल रखने वालों की जो संख्या है पब्लिक एड है। 2015 का जो डाटा बताता है, 2015 का डाटा ये बताता है कि पब्लिक एड को लेकर के सन 2015 में करीब 6,276 लोगों ने जो है इसको मतलब मेंस को लिखा था। इसमें से 497 लोगों ने मेंस दिया और इसका जो सक्सेस रेट है वह 7.9 है। 2015 का ही डाटा है, ये है कि ज्योग्राफी सेकंड सबसे ज़्यादा लोगों ने लिया, इसकी संख्या है 4,098 और इसका जो सक्सेस रेट है 7.6 है, यानी पब्लिक एड के बाद जो है इसका है। इसके बाद सोशियोलॉजी रखता है। मैं नंबर बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लेकर के जिन लोगों ने मेंस लिखा है मैं उसको बता रहा हूँ। सोशियोलॉजी को लिया करीब 2,152 लोगों ने, इसमें 177 लोगों की इंटरव्यू की कॉल आई और 8.2% इसका जो है सक्सेस रेट रहा। हिस्ट्री को लिया जो है 1,781 लोगों ने, 150 लोगों ने इसको मतलब मेंस लिखा और इसका जो फाइनल सिलेक्शन रहा 8.5%। तो ये 2015 का डाटा है। अगर जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सक्सेस का रेट है वह हिस्ट्री का है, 8.5% का रेट है। तो पब्लिक एड का जो है 7.9 है, ज्योग्राफी का 7.6 है, सोशियोलॉजी का 8.2% है, हिस्ट्री का 8.5% है। तो जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, सभी ह्यूमैनिटी के जो मानविकी के सब्जेक्ट हैं, सभी मानविकी के सब्जेक्टों में सबसे जो बेहतर रिजल्ट रहा है वो हिस्ट्री का रहा है। और इधर जो है हिस्ट्री को लेकर के तमाम नेगेटिविटी, बहुत ही नकारात्मक बातें फैलाई गई हैं मार्केट में कि हिस्ट्री बहुत लेंदी है और बहुत ही ब्रॉड है, इसमें नंबर नहीं मिलता है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। ये सब एक पता नहीं क्यों ये पूरे मार्केट में पूरे के पूरे जो है भारत में इस प्रकार की एक नकारात्मक बातें फैलाई गई हैं। जबकि जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सभी सब्जेक्ट में सबसे अगर बेस्ट और सबसे वेल यूटिलाइज्ड अगर कोई सब्जेक्ट है वो तो हिस्ट्री का ही है। अभी मैं डाटा देख रहा था कि प्री के 20 क्वेश्चन अभी पिछले साल में आए थे, 20 क्वेश्चन से प्री के आए थे। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद मान लीजिए कि आप हिस्ट्री नहीं रखते हैं, मैं प्रश्न उठाता हूं कि आप हिस्ट्री नहीं लिखते हैं, हिस्ट्री आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है। जो कल्चर और हेरिटेज का पोर्शन है, कल्चर और हेरिटेज पढ़ने के लिए और जनरल हिस्ट्री पढ़ने के लिए हर कीमत पर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना पड़ता है। तो जो आपका फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर का जो सेक्शन आप उठा के देखिए, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है, इंडिया और एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आपको पढ़नी है। तो वो हर कीमत पर पढ़नी पड़ती है। तो हम क्यों ना हिस्ट्री ऑप्शनल को रखें जिससे हमारा कल्चर और हेरिटेज का जो पोर्शन मतलब पूरी तरीके से हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका एक एस्से का सेक्शन आता है, तो आप देखेंगे कि एस्से के सेक्शन में कल्चर और हेरिटेज का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर हिस्ट्री आपने मजबूती से अगर पढ़ी है आप, तो कल्चर और हेरिटेज को भी जानेंगे, थोड़ा मोड़ा फिलॉसफी को भी जानेंगे और अदर जो है इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है आप उसको भी जानेंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू है हिस्ट्री को लेकर के, जो नकारात्मक बातें फैलाई गई हैं कि हिस्ट्री लो स्कोरिंग है, हिस्ट्री खराब नंबर देता है हिस्ट्री में और बहुत बड़ा विषय है।
तो जो लोग बचने का प्रयास करते हैं तो हर कीमत पर आपको हिस्ट्री जो है पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है। आप हिस्ट्री सब्जेक्ट मत रखिए, पूरा कंप्लीट आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, कंप्लीट आपको हिस्ट्री पढ़नी है, कंप्लीट आपको कल्चर पढ़ना है। तो अगर आपको हर कीमत पर पढ़ना है तो जीएस के पोर्शन में जो आप पढ़ते हो, प्री में आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, पूरी हिस्ट्री। तो प्री में अगर आपको पढ़ना है, मेंस में पढ़ना है, तो प्री और मेंस में जो आप मेहनत करते हो, मेरा मानना है कि उससे सिर्फ आपको 15% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, 15% बस। तो 15% एक्स्ट्रा पढ़ करके आप बहुत बड़ा नंबर जो है गेन कर सकते हो अपने आप में। तो हिस्ट्री, और कहा ही जाता है कि जितना रिलायबल सब्जेक्ट हिस्ट्री होता है, कोई भी सब्जेक्ट इतना रिलायबल नहीं होता है। यह आपका कोई भी विषय का विशेषज्ञ आपको बता देगा। किसी भी विषय का विशेषज्ञ, चाहे ज्योग्राफी पढ़ाता हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ाता हो, सबसे पूछेंगे तो आप वो सबको बता देगा कि हिस्ट्री ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट सिविल सर्विस के लिए है जो किसी भी कीमत पर आपको धोखा नहीं देता है। सारे सब्जेक्ट आपको धोखा दे देंगे, लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि आपको बहुत खराब आप लिखते हैं तब भी आपको एवरेज नंबर दे करके ही विदा करता है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब कि एक मिथक फैला हुआ है लोगों के बीच में कि हिस्ट्री जो है इसका लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको रिस्पांस नहीं मिलता है, इसमें नंबर नहीं मिलता है। इससे मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ। जो हमारे विद्यार्थी, अभी मैंने कुछ दिन पोस्ट एक डाली थी, इसी यहीं पर मैंने पोस्ट डाली थी। तो उस पोस्ट में मैंने बताया था कि मेरे स्टूडेंट को 350 नंबर मिला है। मैंने 300 से 350 नंबर बोला था। तो यहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है कि 350 नंबर मिल जाए। तो 350 नंबर मिलना जो है अपने आप में लगा कि नहीं, एक तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जहाँ 850-900 लोगों की कॉलिंग हो रही है इंटरव्यू के लिए और सिलेक्शन भी हो जा रहे हैं बहुत नंबर पर, तो 350 नंबर मतलब क्या रोल है। तो उसको देखते हुए मैंने 350 नंबर तो मतलब कि मेरे स्टूडेंट्स को मिला, और जो कि अधिकारी है, और लकली मैं उस दिन आप लोगों से बातें भी करवाने वाला था, लाइव इंटरेक्ट करवाने वाला था, लेकिन वो चीज़ें संभव नहीं हो पाई। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि जितने भी आईएएस में मेंस के सब्जेक्ट चुने गए हैं इस समय, जैसे पब्लिक एड के तो इतने ख़राब रिस्पांस अभी मिले हैं, इतने ख़राब रिस्पांस कि कुछ लोगों को तो 40 नंबर 50 नंबर तक मिले हैं। हिस्ट्री में तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं आप। हिस्ट्री सिर्फ 1 महीना पढ़ के दीजिए आपको, तो मतलब कि 50% नंबर तो ऐसे भी मिलता है हिस्ट्री में। मैं 2 महीने पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ आपको, 2 महीना पढ़ के जाइए, 50% से कम आपको हिस्ट्री में नंबर नहीं मिलेगा। और पब्लिक एड में लोगों को, मैंने बहुत से बच्चों को मैंने नंबर देखा कि एक सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर में 40 नंबर, दूसरे में 45 नंबर। ये पब्लिक एड का रिजल्ट आपके सामने है। तो पब्लिक एड तो इतना पिट गया ये सब्जेक्ट, इतना खराब हो गया, इतना रद्द हो गया ये सब्जेक्ट कि इसको रखने का मतलब ये है कि बहुत कुछ रिस्क लेने जैसा है पब्लिक एड। और अभी मैंने डेटा आपको बताया कि सबसे खराब जो रिस्पांस रहा है अभी पब्लिक 2015 का डाटा मैं बता रहा था। पब्लिक एड में 2015 में 6276 लोगों ने मतलब इसमें लिखा था, और 497 लोगों ने मेंस लिखा, और 7.9% इनका सक्सेस रेट है। मैं आपको पब्लिक एड, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री चारों का मैं डेटा बता रहा, 2015 का बता रहा था। इन सभी डेटा में सबसे अच्छा डेटा जो परफॉर्मेंस है वो हिस्ट्री का परफॉर्मेंस है। और हिस्ट्री की यूटिलिटी को मैंने आपको बताया। हिस्ट्री आप मत रखिए, मैं अभी बताया आपको, हिस्ट्री को मत रखिए आप, लेकिन प्री रखेंगे। 22 क्वेश्चन अभी आया था प्री के लिए। प्री के लिए आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना पड़ता है। आप मेंस में चलिए, मेंस के लिए भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जो है आपको हिस्ट्री एंड जो कल्चर हेरिटेज का जो पोर्शन है पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है। तो मैंने आपको यही बताया कि हिस्ट्री अगर आप नहीं भी रखते हैं, कल्चर, हेरिटेज और प्री के लिए पढ़ते हैं, तब भी आपको करीब करीब 70% हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। तो 25% ही सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है हिस्ट्री के लिए। जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री का बहुत ब्रॉड सिलेबस है, एब्सोल्युटली ब्रॉड है, लेकिन उसके फायदे भी तो हैं। ब्रॉड है निश्चित रूप से, उसके फायदे भी तो हैं। तो ब्रॉड होना कोई बुराई नहीं है। आप सिविल सर्विस में शॉर्टकट खोज रहे हैं, किस सब्जेक्ट का सिलेबस ब्रॉड नहीं है, बता दीजिए हमको आप। तो जो लोग शॉर्टकट खोज रहे हैं, और जो लोग बहुत सोचते हैं कि 2 दिन में हम आईएएस बन जाएं, और
तो शॉर्टकट खोजने वालों को मैं मना कर रहा हूं कि जो ऐसे लोग आईएएस नहीं बनते होते हैं। सिविल सर्विस में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप लोग भी शॉर्टकट से बचने का प्रयास करिए। शॉर्टकट में सिविल सर्विस का कोई शॉर्टकट नहीं है। और जहां तक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के यूटिलिटी के बारे में मैंने बताया कि हिस्ट्री एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट है कि सारे सब्जेक्ट आपको धोखा दे देंगे। आप मेंस लिख के आइए, पब्लिक एड लिख के आइए, ज्योग्राफी लिख के आइए, सोशियोलॉजी लिख के आइए, कुछ भी लिख के आइए, लेकिन जब आप लिख के आएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये नंबर हमको कितना मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप लिख के आएंगे और बता देंगे कि हमको इतना नंबर मिलने जा रहा है, 5-10 नंबर कुछ, 5 नंबर को छोड़ करके। तो दूसरी बात यह है, हिस्ट्री को समझना बहुत आसान है। हिस्ट्री को समझना बहुत आसान है। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की मैं वो नहीं, एक्सपर्ट की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी, लेकिन आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सपर्ट की जरूरत कहाँ पड़ेगी उसको मैं आगे बताऊंगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे, रिटर्न जब लिखना शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में, तब जरूरत पड़ती है। लेकिन 50-60% आप जो है हिस्ट्री पढ़ जाइए, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। 1-2 किताबें खरीद लीजिए और जो बेसिक है आप समझते जाइए। जब आप मेंस लिखने के लिए जाते हैं तो मेंस लिखने के लिए वहां पर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूं। तो जो अभी मैं 2015 का डाटा मैं बता रहा हूं, 2016 का भी यही डाटा है, 17 का भी यही डाटा है। तो जो डेटा मैंने बताया, इसीलिए इस माया जाल से निकलिए आप कि हिस्ट्री बहुत ही खराब विषय है, बहुत ही रद्द विषय है। हिस्ट्री की इसमें गलती नहीं है, गलती इसमें विद्यार्थियों की है। और जो भारत की जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो दिल्ली से लेकर के कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, जो महानुभाव एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कूड़ा करकट पढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कूड़ा करकट का शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो बड़ी बड़ी कोचिंग के बड़े बड़े जो माहिर एक्सपर्ट हैं, आप यूट्यूब में उठा के देख लीजिए। तो जिनकी की फॉलोइंग 30,000 है, 30,000 बच्चे देखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कूड़ा करकट पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात है कोचिंग के मैटर। कोचिंग जो बड़ी बड़ी कोचिंग की जो मैटर निकाल रहे हैं, इतने घटिया है, इतने घटिया और ख़राब हैं कि जिसको कोई बताया नहीं जा सकता है। किताब के लिए, बुक के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े गुजारा नहीं होगा। और आप एक बच्चे से पूछ लीजिए कि क्या वो टेक्स्ट बुक पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो आईएएस में अच्छे मार्क्स लेने के लिए भूल जाइए आप। तो बच्चा तो ये भी नहीं जानता है कि ये कोचिंग का मैटर है तो ये टेक्स्ट बुक नहीं है, उसको यही पता नहीं है। और जो कोचिंग के मैटर निकल रहे हैं, ये सिर्फ कट कॉपी पेस्ट निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट आज की तारीख में है। ये विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ा संकट आज की तारीख में है। तो आप यूपीएससी को दोषी मत ठहराइए। लोग कहते हैं कि यूपीएससी तो नंबर नहीं दे रहा है। अरे यूपीएससी तो नंबर देने के लिए बैठा है। आपको लेने आना चाहिए कि आपको जो है नंबर लेने यूपीएससी में लेने आता है कि नहीं आता है। ठीक है। कई मैं ऐसे पैनल को जानता हूं जो यूपीएससी के हिस्ट्री के पैनल हैं। उन पैनल से हमारी 1-2 बार बात हुई कि मेंस में नंबर क्यों नहीं मिलता, तो उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक बातें बताई हमको, जिसकी की चर्चा मैं आगे करूंगा कि नंबर क्यों नहीं मिल रहा है यूपीएससी में। और उन्होंने हमको ये बताया कि यूपीएससी में इंस्ट्रक्शन होता है कि लोगों को नंबर दिया जाए, मतलब अधिकतम नंबर बच्चों को दिया जाए, यह निर्देश है। फिर भी इतना जो है अलार्मिंग और इतना वर्स नंबर मिल रहा है, यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी बच्चों को खराब नंबर मिल रहा है। कुछ मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि कैसे बच्चों को नंबर, मतलब किस प्रकार से नंबर मिल रहा है। अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि मेरे स्टूडेंट को 350 नंबर मिला हिस्ट्री में। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी करवाने वाला था, मैं उनसे आप लोगों से बातें भी करवाने वाला था, लेकिन उस दिन जो कुछ व्यस्तता ऐसी आ गई कि बात नहीं हो पाई। मेरे पास जो डेटा है, अब उसमें देखिए कि 2016 का डेटा मैं बता रहा हूं आपको। 2016 का है और इसके बाद 17 का है और 18 का है। 2016, 17 और 18 का डेटा मैं आपको बताऊंगा। 2016 में मल्लिका सुधीर को नंबर मिला था 311 नंबर, ध्यान रखिएगा।
मल्लिका सुधीर को 2016 में 311 नंबर मिला था। अच्छा, इसके बाद मैं और भी आगे आता हूं। 2016 में ही अभिषेक नारायण सिन्हा को नंबर मिला था 311। इनको IRS मिला था, मिला था। फर्स्ट पेपर में 138 और सेकंड पेपर में 173, 173। आप समझ सकते हैं, 173, 250 में नंबर में। तो अभिषेक नारायण सिन्हा को 2016 में 138 फर्स्ट पेपर में और 173 सेकंड नंबर में। अच्छा, ये जो हो गया 2016 का। 2016 का ही एक डाटा मैं और बता रहा हूं आपको। गौरव कुमार को मिला था 2016 में हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर में 144 और सेकंड पेपर में 166, 166। और टोटल जो नंबर हो गया गौरव कुमार जी का वो 310 नंबर। तो 500 में अगर 310 नंबर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपको क्या मिल रहा है। अच्छा, तो 2016 का डाटा मैं बता रहा हूं, 2017 का डाटा मैं बता रहा हूं। 2017 में हिस्ट्री में लोगों को किस प्रकार से स्कोर मिला है, किस प्रकार से नंबर लोगों को मिला है। 2017 का जो डेटा है, ईश्वर कुमार कुंडू को 2017 में मिला था 316 नंबर, 160 नंबर फर्स्ट पेपर में और 156 नंबर सेकंड पेपर में। तो आप समझ सकते हैं कि 316 नंबर मिला। ये भी इनका भी IAS में सिलेक्शन हुआ इतना नंबर मिलने के बाद। अच्छा, अब मैं आता हूं आपको 2018 के मैं डेटा में बताता हूं। 2018 में लोगों को हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट में किस प्रकार से नंबर मिला। 2018 में जो जिन लोगों ने हिस्ट्री रखा, हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के, उनके नंबर भी आश्चर्यजनक नंबर मिले हैं। इसमें दो व्यक्तियों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है PD ध्यानदेव। PD ध्यानदेव को 2018 में मिला 324 नंबर। PD ध्यानदेव को 2018 में 324 नंबर मिला। इसमें से 170 नंबर फर्स्ट पेपर में, 170, और सेकंड पेपर में मिला इनको 154, 154 नंबर। 2018 का ही डाटा मैं आपको फिर बता रहा हूं। विकास अहलावत, ठीक है, विकास अहलावत भी जो है IAS में सेलेक्ट हुए और इनकी रैंक जो अच्छी थी, हमको याद नहीं आ रही है, अंडर 50 रैंक इनकी भी थी। इनको मिला 324 नंबर 2018 में, और इनका जो था 168, यानी फर्स्ट पेपर में 168 और सेकंड पेपर में मिला 156। तो ये स्कोर है। विकास अहलावत को कुल मिलाकर के 324 नंबर मिला। ये मैं आपको बहुत कम समय का डाटा बता रहा हूं, जो कि हमारी भी नजर से गुजरा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो 324 नंबर ऑप्शन में मिलना बहुत ही चुनौती की बात है, और मैं तो 350 तक मैं बता रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट को मिला 350 नंबर। तो हिस्ट्री में 350 नंबर, जो डेटा मैंने आपको बताया कि 500 नंबर में अगर 324 नंबर मिलता है, ठीक है, तो आप हिस्ट्री में कितना नंबर मिल सकता है आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। 324 नंबर का मिलने का मतलब बहुत बड़े स्कोर हो गया। अगर टोटल ट्रेंड को अगर आप देख रहे हो, तो फर्स्ट पेपर में जो अधिकतम नंबर मिला वो 170 नंबर, 250 में 170 नंबर, और सेकेंड पेपर में जो मिला वह भी करीब 160 नंबर के, 170 नंबर के आसपास में। तो अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि 500 नंबर में आप 340 नंबर आपको मिल रहा है, यानी 68%। तो ये हिस्ट्री का जादू है अपने आप में। यानी जो पॉसिबिलिटी है कि 350, 350 नंबर तक आप जो है गेन कर सकते हो, ये हिस्ट्री की अपनी अपनी बातें हैं। तो जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, जो मार्केट में जो कह रहे हैं कि नहीं हिस्ट्री तो बड़ा बेकार का विषय है, इसमें नंबर नहीं मिलता है और बहुत टाइम लगता है, गधों की तरह खटना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, सो एंड सो, तो आप इस मायोपिया से आप लोग निकलिए। और हिस्ट्री बेशक विशाल विषय है, इस विशाल विषय सब्जेक्ट का आपको फायदा भी मिलता है, इसका प्रॉफिट भी तो मिलता है।
आपको 22 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं करीब करीब हर साल। मेंस में आपको पूरा कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कल्चर का पोर्शन है, इसके अलावा हेरिटेज का पोर्शन है। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि हिस्ट्री एक बहुत ही ट्रस्टी वर्दी सब्जेक्ट है, बहुत ही विश्वसनीय सब्जेक्ट है, जो कि किसी भी कीमत पर आपको धोखा नहीं दे सकता है। आप जो भी लिख के आएंगे आपको ईमानदारी से नंबर मिलता है। यहाँ पर हम अब चर्चा करेंगे कि वास्तव में हिस्ट्री में जो लोग कह रहे हैं कि नंबर, अभी मैंने आपको विथ रिकॉर्ड बताया था कि हिस्ट्री में लोगों को कैसे नंबर मिल रहे हैं, विथ रिकॉर्ड मैंने बताया। और जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, सभी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में सबसे बेहतरीन नंबर मिल रहा है। पब्लिक एड की जो वेब चल रही कि वेब पब्लिक, हर आदमी पब्लिक एड रखा है, लेकिन पब्लिक एड का जो रिस्पांस है इतना खराब है, 7.9%। और हिस्ट्री का है 8.9, 1% बेटर रिस्पांस हिस्ट्री दे रही है आपको। इसके नीचे सोशियोलॉजी है, इसके नीचे ज्योग्राफी है, इसके नीचे पब्लिक एड है। तो ये जो र्यूमर है, इस र्यूमर से आप लोग ऊपर निकलिए और हिस्ट्री के बारे में बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण आप लोग अपनाइए, पढ़िए। बहुत रुचिकर हमारे हिस्ट्री का विषय है, हमारे कल्चर का विषय है, हमारी कल्चर क्या रही है, हमारा पास्ट कैसा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको सूचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से एक सेगमेंट को, इसको जो मैंने विथ रिकॉर्ड बताया, जो आईएएस बने हैं पिछले जो है 2015 से 16 से लेकर के 2018-19 तक जो बने हैं, तो पिछले 5 साल का डेटा मैंने आपको बताया। और जो डेटा मैंने बताया कि सभी सब्जेक्ट के बारे में बताया। अब मैं आता हूँ इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि वास्तव में हिस्ट्री में जो सभी लोग कहते हैं कि जो है क्या समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको लेकर के हम चर्चा इसको करेंगे शॉर्ट में। इसके बाद 1 बाय 1 जो है हम लोग फ्यूचर में इसकी चर्चा करते रहेंगे। अभी बहुत बड़ा एक बहस चल रही है, बहुत बड़ी एक बहस चल रही है। इसको मैं एक अलग से वीडियो भी इसको लेकर बनाऊंगा आप लोगों के बीच में, जिससे कुछ आप लोगों को मार्गदर्शन मिले कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक बहुत बड़ा बहस का विषय है कि सिविल सर्विस की एग्ज़ाम को किस मीडियम से लिखा जाए जिससे कि हमको एक बेहतर नंबर मिल सके। तो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है आज। और जो भी हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह हिंदी मीडियम की तरफ जाए कि इंग्लिश मीडियम में जाए। लोगों का मानना है कि यूपीएससी कहीं न कहीं से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके साथ में पक्षपात कर रहा है, और जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनके साथ में फेवर कर रहा है। अभी बहुत दूर मत जाइए आप, अभी मुश्किल से 5 से 6 साल पहले, 8 साल 6-7 साल पहले यही कमीशन है जिसमें कि हिंदी माध्यम से चुने जाने वालों की संख्या मतलब बहुत ज़्यादा होती थी। और जो अंडर 20 की लिस्ट थी, अंडर 20 में आने वालों में भी आईएएस जो बनने थे उसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हुआ करते थे। अब ये प्रश्न उठता है कि पिछले 10 सालों में कौन सा चमत्कार हो गया है जिससे कि हिंदी माध्यम का बच्चा पिछड़ता जा रहा है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग यूपीएससी या कमीशन को दोष देना बंद करें, लोग यूपीएससी को दोष देना बंद करें। यूपीएससी अपनी जगह जहां पे है वहां पहले से ही फिक्स है, उसकी न तो कोई पॉलिसी में चेंज हुआ है, न तो उसके मूल्यांकन में चेंज हुआ है। हिंदी माध्यम के बच्चों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। गिरावट कहाँ पे आई है? गिरावट उनके एक तो नॉलेज में आई है। जो आप 8 साल में देखिए, जितनी भी इंडिया की अधिकतर कोचिंग का जो अगर उत्थान आप देखिए, भारत की जितनी भी कोचिंग है, मैं किसी का नाम नहीं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लूँगा, लेकिन जितनी भी भारत की कोचिंग है अधिकतर सभी कोचिंग का उत्थान पिछले 10 साल में ही हुआ है। किसी भी कोचिंग का नाम देखिए। तो इस लिंक को अगर आप देखेंगे आप, तो आज हिंदी मीडियम का बच्चा जिस हिंदी मीडियम को चूज करता है उसका व्याकरण इतना गया गुजरा है, वो अपने भाषा के साथ में कोई काम नहीं कर रहा है।
हम लोग लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं आईएएस मेंस के बच्चों की कॉपियों का, जो हमारे यहाँ टेस्ट के लिए आती हैं, जो लोग हम लोग पढ़ाते हैं, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी भाषा संबंधी उसमें गलतियां होती हैं, इतनी भाषा संबंधी गलतियां होती हैं। छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ऊ, कामा, फुल स्टॉप, कोटेशन, बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो कमीशन ने अब क्या किया है कि कमीशन कहता है कि इन गलतियों को हम माफ नहीं करने जा रहे हैं आपको। आप आईएएस बनने जा रहे हो और आपको यही पता नहीं कि कामा कहां लगाया जाएगा, फुल स्टॉप कहां लगेगा, डबल इन्वर्टेड कामा कहां लगेगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा रहेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ की गलती आपको समझ में नहीं आ रही है। तो आज कमीशन इन गलतियों को माफ करने को तैयार नहीं है। पहले भी माफ करने को तैयार नहीं था, लेकिन पहले थोड़ा सा जो इसका दृष्टिकोण हुआ करता था सकारात्मक था, इन छोटी मोटी गलतियों को किनारे रखता था। लेकिन कमीशन का दृष्टिकोण आज पूरी तरीके से बदला हुआ है। वह कोई भी भाषा संबंधी किसी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो अपने मीडियम बदलने से बेटर है कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। यूपीएससी बहुत साफ साफ कहता है कि भाषा उसके लिए सिर्फ माध्यम है, लेकिन माध्यम का इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बहुत सारी गलतियां आप कर दें। तो दिस इज द इशू। तो आप दूसरे को दोष देना कि नहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा सफल हो रहे हैं और हिंदी मीडियम के कम हो रहे हैं, तो यूपीएससी पक्षपात कर रहा है, इन सब चीज़ों को आप लोग एलिगेशन लगाना आप भूल जाइए। एलिगेशन मत लगाइए यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी निश्चित रूप से एक 100% निष्पक्ष संस्था है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर के आज तक यूपीएससी में किसी की हैसियत नहीं कि उंगली उठा दे। तो आप लोग अपने कमियों को देखिए, अपनी ऐबों को देखिए। अभी उत्तर प्रदेश का अभी रिजल्ट आया होगा, शायद हमको लगता है 15 लाख लोग हिंदी में फेल हुए हैं। 15 लाख लोग करीब करीब, जहां तक मेरा डाटा हमको याद आ रहा है। तो यूपी जैसे राज्य में अगर 15 लाख लोग फेल हो रहे हैं, तो यही लोग जो है आदमी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाते हैं। हमको अपनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि हम लोग जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा मीडियम है, वह मीडियम के साथ में हम न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द इशू। आप इंग्लिश मीडियम कोई भी विषय को चूज करते हो, इंग्लिश के साथ में आप कितनी मेहनत करते हो, आप सोचिए। इंग्लिश के साथ में कितनी मेहनत करते हो। इंग्लिश की मैगजीन खरीदते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया लोगे, हिंदू लोगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे, अपनी वैकेबुलरी को पढ़ाओगे, करेक्शन दिखाओगे, लिख के कॉपी कराओगे। हिंदी में क्या कुछ करते हैं आप? हैं हिंदी में आप कुछ भी नहीं करते हैं। आपको लगता है कि हिंदी तो मेरी नौकरानी है, मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बस हिंदी मेरी नौकरानी हो गई, जो भी है हम प्रोफिशिएंट हो गए। तो इस भ्रम के, इस माया जाल से आप लोग निकलिए। हिंदी माध्यम के जो उत्तर भारत के बच्चों की जो मेधा है, जो मस्तिष्क है, वह मेरा मानना है निजी रूप से कि जो जितने भी भारत के लोग हैं, सबसे उर्वर मस्तिष्क अगर होता है तो उत्तर भारत के लोगों का होता है। ठीक है, आपको याद होगा, मैं बहुत पहले मत जाइए आप, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले आप देखिए कि यही इलाहाबाद है, दिल्ली का कहीं अता पता नहीं था। पूरे हिंदुस्तान के आधे आईएएस जो है इलाहाबाद पर मतलब कि निकालता था। तो दक्षिण भारत तो कहीं दूर तक नहीं था, और यही यूपी, बिहार और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हिंदी बेल्ट के लड़के, यही लोग इलाहाबाद में आते थे, और आधे हिंदुस्तान के आईएएस जो इलाहाबाद से बनते थे। तो आज भी वही मस्तिष्क है, आज भी वही मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क में कोई कमी नहीं है। हम लोगों की जो नॉर्थ इंडिया की जो इंटेलिजेंसिया, उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो मीडियम के बारे में आप अपने मीडियम को इम्प्रूव करिए, सुधारिए। एक्सप्रेशन, राइटिंग एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करिए। लोग लिखते ही नहीं है, राइटिंग स्किल को अपने कोई इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है। आप नहीं इम्प्रूव करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और कोचिंग वालों ने इसको बहुत ज़्यादा चौपट किया है, वहाँ पर कोई राइटिंग स्किल का कोई ध्यान नहीं है। जब 1000-2000 लड़का आपको लिख के दिखा रहा था, क्या आप चेक करेंगे? तो जो मेरी पहली टॉपिक मैंने बताया कि जो सिविल सर्विस में जो समस्या आ रही है मीडियम को लेकर के, इस मीडियम के माया जाल से आप लोग निकलिए। हिंदी इंग्लिश का जो चक्कर है, इसके आप लोग ऊपर चले जाइए। कोई मीडियम कुछ भी रोल प्ले, मतलब कि अगर आप हिंदी मीडियम से मेहनत करते हैं, अच्छी तरीके से अपनी भाषा को सुधारते हैं, राइटिंग स्किल को सुधारते हैं,
तो आप ये तय जानिए कि हिंदी से, इंग्लिश से बेटर आपको रिस्पांस अगर दे सकता है तो हिंदी आपको दे सकती है। आपकी मदर टंग है, इसको इम्प्रूव करना, इसमें सीखना, इसको परिवर्धित करना, यह आपके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इंग्लिश में जिस मानसिक यंत्रणा से आप गुजरते हो, इसकी कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न जो है, एक समस्या उभर करके सामने आई है, जो लो स्कोरिंग का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जो है समस्या है, बुक्स की समस्या एक बहुत बड़ी उभर कर, किताबों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आई है। किताबों की क्या समस्या उभर करके आई है? किताबों की समस्या यह उभर के आई है कि जब से भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हो गई, तब से भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होने से इन कोचिंग ने खुद अपनी किताबों को निकालना शुरू कर दिया, और इनकी पहुंच जितनी हर बच्चे के पास है और अन्य किसी की पहुंच नहीं है। तो जो ये किताबें निकाल रहे हैं, ये इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहद घटिया है। कुछ काम तो आपका आसान कर देते हैं, कुछ काम आपका आसान कर देते हैं, लेकिन वह आसान न करके आपको लगता है कि आसान हो गया, पूरे कोर्स की फ्रेमिंग कर देते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ों को लिख देते हैं। ये तो बेशक आसान करते हैं, लेकिन आपके कैरियर से भी सबसे ज़्यादा यही लोग खेलते हैं, क्योंकि जो इनके मैटर होते हैं वो कोई टेक्स्ट बुक के मैटर नहीं होते हैं, कट कॉपी पेस्ट ये लोग लिखते हैं। तो जितनी भी बड़ी कोचिंग के जो इनके मैटर को उठा के देखिए आप, तो ये सभी के सभी कट कॉपी पेस्ट हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक ये लोग नहीं निकालते हैं। और दूसरी बात आप नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी जब भी अपने पेपर्स को बनवाता है, चाहे वो प्री की एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस की एग्ज़ाम है, सभी बड़ी कोचिंग के मैटर को अपने पास वो रख लेता है। यूपीएससी जो भी पेपर को बनाता है, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो, सभी कोचिंग के मैटर को वह अपने पास रखवा लेता है, और इसकी वो श्योरिटी करता है कि जो ये किताब, जो यह मैटर है, इस मैटर से हम कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बना के देंगे। इसीलिए आप लोग मिला लीजिए अपनी कॉपी में, एक भी क्वेश्चन आप दिखा दीजिए जो बड़ी बड़ी इंडिया की कोचिंग है, उस कोचिंग से अगर एक क्वेश्चन भी आ गया हो, आप बता दीजिए। यूपीएससी की स्ट्रेटजी है, यूपीएससी की यही स्ट्रेटजी है कि जो भी बड़ी कोचिंग इंडिया की है, उनके सभी मैटर को ये लोग मंगवाते हैं, और जब पेपर सेट करते हैं तो इसमें प्रिकॉशन किया जाता है कि कोचिंग के मैटर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। तो जब तक आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक, तब तक आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। आप पैसे भी अपना जाया करेंगे, टाइम भी जाया करेंगे, और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आप ये तय जानिए कि जो ये गाइड किताबें निकाल रही हैं, अरे गाइड बुक जो है बीए एमए इंटर पढ़ने के लिए लोग यूज करते थे पहले, और आप आईएएस बनने के लिए बताइए गाइड बुक पढ़ के कोई आईएएस बनता है? क्या वाहियात की बातें मतलब बताऊं। तो आईएएस बनना है तो ये गाइड बुक करके आप आईएएस नहीं बन सकते हैं आप कभी भी। आप टेक्स्ट बुक पढ़ने की और खोजने की आदत डालिए आप लोग, तभी आपको जो सक्सेस मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि किताबों की भी मार्केट में बहुत बड़ी कमी है, किताबों की बहुत कमी है। किताबों की कमी नहीं है, सही किताबों को बताने वालों की बड़ी कमी है। मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट की किताबें होती तो हिस्ट्री होती हैं। मैं सिर्फ 4 किताब पढ़ा करके, 4 किताब पढ़ा करके, 5 मैक्सिमम 4 से 5 किताब पढ़ा करके मैंने बच्चों को जो है सिलेक्शन दिलवाया है। सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, सोच लीजिए। तो पहले तो अच्छी किताबों को चुनना जानिए आप, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा जो विशेषज्ञ वही आपको बता सकता है। 20 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि, और जो भी किताब पढ़िए उसको बहुत गहराई से पढ़िए आप। तो इतने मैटर मार्केट में, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, नेट को यूज करता है, और एक बार जो है क्लिक मारा तो तमाम मैटर उसके सामने, फर्जी यहाँ वहाँ कट कॉपी पेस्ट, तमाम मैटर उसके सामने आ जाते हैं, और वह समझ ही नहीं पाता है कि इसमें कौन सा मैटर सही है कौन सा मैटर गलत है, और उसको जो दिखता है उसको यूज करता है। जबकि नेट में सिर्फ 10% से भी कम बहुत ऑथेंटिक मैटर मिलता है, और बाकी 95% से और भी ज़्यादा मैं मानता हूँ
कि सब बेकार का बकवास का मैटर मिलता है। इसीलिए नेट से नॉलेज को निकालना वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है अच्छे मैटर को निकालना। उसके लिए आपको बड़ी समझ चाहिए, और बच्चा इसको समझ नहीं पाता है, और जो भी मिलता है उसको अपना उड़ा करके चलाता है। तो किताबों की समस्या, ओरिजिनल टेक्स्ट को समझना और लिखना, दिस इज द आल्सो ए वेरी चैलेंजिंग एरियाज, और अधिकतर बच्चे इससे सामना करते हैं। और मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री, इस क्षेत्र को, किताबों के सिलेक्शन को लेकर के कौन सी किताब लिया जाए, उसको कोचिंग ने रिप्लेस कर लिया है। बच्चा समझ नहीं पाता है कि हम गाइड बुक पढ़ रहे हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। जितने भी कोचिंग के मैटर हैं सभी टेक्स्ट बुक के फोटोकॉपी हैं, यहां से उठाया वहां से उठाया, ऐसे उड़ा दिया वैसे उड़ा दिया। तो सिविल ऐसे नहीं होता है। सिविल में आपकी इंटरप्रिटेशन पूछता है। इंफॉर्मेशन, किताबों से सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन किताबें आपको इंटरप्रिटेशन थोड़ी बताती हैं। तो दिस इज द चैलेंज। और सिविल सर्विस क्या है, सिविल सर्विस में तो बहुत साफ साफ लिखा है कि वह उनको पीएचडी नहीं चाहिए, उनको प्रोफेसर नहीं चाहिए, ना उनको अंगूठा छाप चाहिए, उनको अंगूठा छाप भी नहीं चाहिए और प्रोफेसर भी नहीं चाहिए, उनको बीच का आदमी चाहिए। तो उनका जो नॉलेज है वह ग्रेजुएशन स्तर का होना चाहिए। नॉलेज जो होना चाहिए ग्रेजुएशन स्तर, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन और उस बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए बहुत सॉलिड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और जिससे कि वह मतलब कि इंटरप्रिटेशन करना है, कोरिलेट करना है, उसको एक नया निष्कर्ष निकालना है, जो भी आपकी बातें होनी चाहिए लॉजिकल होना चाहिए। ये सब किताबों में आपको नहीं मिलेगा। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा ना, आपको लर्न करना पड़ेगा। और मैंने पूरे इंडिया में मैंने घूम के पढ़ाया है, और सभी बड़ी कोचिंग में पढ़ा चुका हूं। मैं आपको बताऊं, एक भी कोचिंग में इन चीजों को नहीं बताया जाता है। एक भी कोचिंग में इन चीजों को बताया ही नहीं जाता है आपके लॉजिकल एनालिसिस को बढ़ाने के लिए। वो तो कोर्स पढ़ाते हैं आपको ना, दिक्कत इस चीज की है। और आपके ऊपर इतना भार डाल देते हैं, इतना वेट डाल देंगे कि आपके सोचने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। आईएएस क्या सोचने की क्षमता समाप्त करने से होगा? नहीं, सोचने की क्षमता बढ़ाने से होगा। तो आपकी सोचने की क्षमता को वो बढ़ाते नहीं है, ब्लंट कर देते हैं। इतना मैटर दे देंगे, इतनी लंबी लंबी क्लासें लगवा देंगे कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस फोबिया से बाहर निकालिए। जो 400 बच्चा बैठा है, सोच लीजिए आप, 400 बच्चा बैठा है, 250 बच्चा, 300 बच्चा बैठा है, सिविल की क्लास क्या संभव है? अरे ऐसे तो गधे पढ़ते हैं, बताइए। 300 बच्चे के बीच में आप क्या पूछ सकते हैं? सिविल की क्लास हमेशा क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ में होनी चाहिए, मतलब कि 2 वे क्लास होनी चाहिए। सिविल की 2 वे क्लास होनी चाहिए, ठीक है। फैकल्टी के साथ में बच्चा सीधे इंटरेक्ट करे, 10 क्वेश्चन पूछे, सर ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है। तो सिविल सर्वेंट एक लॉजिकल बहुत ऐसी एग्जाम है, लेकिन ये लोग करते क्या है, 100 के बैच में बैठा देंगे, आप बात नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते बातों। अरे सिविल की क्लास के लिए बच्चों को पहले आर्गुमेंटेटिव होना पड़ेगा, बहस करने की क्षमता होनी चाहिए, हर बात को तार्किक ढंग से रखने की क्षमता होनी चाहिए। ये तमाम चीजों को आपको बढ़ाने की जरूरत है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको बढ़ाने नहीं देते हैं। पहले क्या करेंगे, जब बड़ी कोचिंग में आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ के काम क्या होता है, आपके दिमाग को ब्लंट किया जाता है। ब्लंट, आपके दिमाग को ब्लंट कर दिया जाता है। कैसे ब्लंट करते हैं? 200 लोगों के बीच में बैठा देंगे, 100 लोगों के बीच में बैठा देंगे। इसके बाद इतना मैटर आपके ऊपर दे देंगे कि आपको सोचने का क्षमता नहीं। 1.5-2 साल तक बच्चा जैसे लगता है कि मशीन की तरह घूमता है। सुबह 10 बजे क्लास में जाएगा, 4 बजे तक आएगा सो जाएगा, कोई रिवीजन नहीं। 1.5 साल के बाद जब वो निकलता है कोचिंग से तो उसको लगता है कि मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन वास्तविकता ये होती है वो कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत से बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ करके आते हैं, और 2-3-4 लाख रुपए जब खर्च करके आते हैं, 2 साल उनका चला भी जाता है, उनके पास कुछ बचता उचता नहीं है, प्री में नहीं होता है। प्री के लिए संघर्ष करते हैं बच्चे, इसके बाद उनकी असली लाइफ शुरू होती है, तब उनका साल 2 साल 3 साल के बाद उनका प्री में होता है। ये है। तो इस माया जाल से आप लोग निकलिए, ये तभी आप लोगों के पास सिलेक्शन आएगा। नहीं तो फिर इस तरीके से घर के भी आप लोग पैसे बर्बाद करेंगे,
अपनी क्रूशियल लाइफ जो है जिसमें कुछ की बहुत कुछ कर सकते हैं वो भी चलेगा। सिलेक्शन जो आप 24 साल में ले सकते हो, 20 साल में आईएएस बन सकते हो, जाकर के 30 साल में बनते हो, 32 साल में बनते हो। ये तमाम बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोचिंग के रोल के बारे में मैंने बताया कि कोचिंग का जो रोल है 95% कोचिंग या 90% कोचिंग जो है सिर्फ उनका उद्देश्य है लूटना, लूटिंग, बच्चों को लूटना। आपके करियर से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपका करियर उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं है, ठीक है। वो फैसिलिटीज़ देते हैं, आपको फैकल्टी दे देंगे, वो अपने कथा को बाँच करके घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाएंगे। सिर्फ 5% ऐसी कोचिंग है, मतलब कि उसमें भी खोजना पड़ेगा आपको, जो वास्तव में आपके कैरियर को लेकर बहुत गंभीर होती हैं, आपके साथ में वर्क करती हैं, आपकी समस्याओं को एनालाइज करती हैं, देखती हैं कि आप में जो है कम्युनिकेशन कैसा है, लिखने की पावर है कि नहीं आपके पास है, उसको इम्प्रूव करती हैं, आपको मैटर को प्रोवाइड करती हैं। ऐसे रेयर कोचिंग आपको मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज द इशू, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको ठंडे दिमाग समझने की ज़रूरत है। तो कोचिंग का रोल जो आज की तारीख में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होकर के बहुत नेगेटिव आज जो है कोचिंग का रोल आज हो गया है। तो और गार्जियन ये समझता है कि बड़ी कोचिंग में जब हमारा एडमिशन हो जाएगा हमारे बच्चे का, तो 100% हमारा बच्चा आईएएस बन करके ही लौटेगा। तो दिल्ली जाना, इलाहाबाद जाना, जयपुर जाना, चेन्नई जाना, आईएएस बनने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि जो कि छोटे छोटे कस्बे में तैयारी करते हैं, कभी दिल्ली वो नहीं गए, आईएएस का इंटरव्यू देने पहली बार दिल्ली में जाते हैं। ऐसे कई बच्चों को मैं इंटरव्यू दिलवा चुका हूं, ठीक है। तो यह जो है, इन बातों को आप भूल जाइए। एक मार्गदर्शन का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे छोटे से शहर से तैयारी करिए, लेकिन छोटे शहर में आपका मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके बहकने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो एक अच्छा मार्गदर्शन आपकी सफलता की गारंटी की, मतलब की सफलता के को एश्योर कर देता है कि आप सफल हो जाएंगे, बशर्ते कि आप एक अच्छा लर्नर बनिए, एक अच्छा सीखने वाला बनिए। तो यह बातें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। पहली मैंने बताया कि मीडियम के बारे में मैंने बात की, दूसरी मैंने बुक्स के बारे में बात की, तीसरी कोचिंग का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में बात की। चौथी पॉइंट जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, फैकल्टी का क्या रोल हो सकता है। फैकल्टी का रोल क्या हो सकता है, यानी जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं हिस्ट्री का विशेषज्ञ हूं, मैंने डॉक्टरेट भी हिस्ट्री से किया है, विजिटिंग भी मैं हूं। तो दिल्ली की मार्केट की मैं समस्या बता रहा हूं। हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है, मैंने अभी बताया कि इसमें जो लोगों को मार्क्स मिला हुआ है वो 350 नंबर तक मिला हुआ है, ठीक है। 334 नंबर तो अभी मैंने आपको बताया कि 334 नंबर तक अभी मैंने बताया कि इसमें नंबर मिला हुआ है। 334-35 तक नंबर इसमें मिला हुआ है, 500 में नंबर में। तो आप समझ सकते हैं हिस्ट्री में क्या नंबर है। मैं आता हूं अब दिल्ली की जो सबसे बड़ी हिस्ट्री की फैकल्टी हैं उनके बारे में बता रहा हूं। नाम मैं नहीं लूंगा, यहां पर नाम लेना कतई उचित नहीं है। हिस्ट्री की जो बड़ी फैकल्टी हैं दिल्ली की, वो लोग यूट्यूब पर जब अपना वीडियो शेयर करते हैं तो 25,000 लोग देख लेते हैं एक दिन में, और भी ज्यादा। वो लोग हिस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं बच्चे को, उनको बेसिक पता नहीं। इतनी बड़ी फैकल्टी उनको यही पता नहीं है। पढ़ा रहे हैं वो कि जो अर्बनाइजेशन हुआ इंडिया में, सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, वो 500 बीसी में हुआ। तमाम रिसर्च ये बता रहे हैं कि 500 नहीं भैया, 1000 बीसी के पहले हुआ। तमाम डेटा आ गया, तमाम जो रिपोर्ट आ चुकी। अभी वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, अभी वो 500 महात्मा बुद्ध के समय सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। क्या बकवास पढ़ा रहे हैं बताइए, 25,000 बच्चे का। और वैदिक एज के बारे में तो जीएस का जो छोटा मोटा बच्चा वो भी जानता है कि वैदिक एज हमारी कब तक चली। ये पढ़ा रहे हैं कि वैदिक एज जो है 500 बीसी तक चलती रही। मैं एक मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। नए नए जो हिस्ट्री में रिसर्च हुए उनसे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन अटैक की थ्योरी आज खत्म हो गई है। आज आर्यन माइग्रेशन की बात होती है। आर्यन थ्योरी, जो आर्यन अटैक का कॉन्सेप्ट है, दैट हैव बीन फिनिश्ड, ये समाप्त हो गया है। लेकिन ये लोग आज भी पढ़ा रहे हैं कि आर्यों का अटैक हुआ था।
आज जो आपकी इंडियन कल्चर है दुनिया की प्राचीनतम कल्चर मानी जाती है। इसके पहले माना जाता था कि मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के बाद फिर जो इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद इंडिया का नंबर आता था। लेकिन जो अभी रिसर्च हुआ है हरियाणा के राखीगढ़ी में, आपको पता होगा, नाम सुना हुआ है आपने, ठीक है, वहाँ पर भिराना नामक एक जगह है, भिराना और राखीगढ़ी, जो दो रिसर्च हुआ है, इससे यह प्रूव पूरे दुनिया का इतिहासकार आज जान गया है कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट कंट्री, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। भारत की जो कल्चर है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। लेकिन आज भी ये लोग वही पुरानी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। जो हमारी वैदिक कल्चर और जो है हड़प्पा के बीच में जो क्लैश है, जो दिखाया जाता है कि हड़प्पा जो है प्राचीनतम है, इसके बाद वैदिक कल्चर आई। आज जो नए डेटा इसको खारिज कर चुके हैं। आज ये क्लियर हो गया है कि जो है हड़प्पा की सभ्यता के पहले वैदिक सभ्यता थी। लेकिन आज लोग वही इन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। लोहे के बारे में वही प्राचीन चीज़ें पढ़ा रहे हैं। लोहा जो कहा जाता तुर्की में सबसे प्राचीनतम पाया, आज पूरे दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोहा इंडिया से पाया गया है। और यही नहीं, PGW पेंटेड ग्रेवेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, NBPW, ऐसे जो पॉटरी है इसमें जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया हुआ है। इसकी सभी डेटिंग 1000 BC के पहले चली गई है, जितना भी मैं करीब करीब मैं बता रहा हूँ। PGW की जो डेटिंग 1000 BC के पहले चली गई है। PGW ये जो जितनी पॉटरी मैं बता रहा हूँ आपको, सभी की डेटिंग जो है 1000 BC के पहले चली, और ये लोग वही पुरानी बातें अभी भी पढ़ा रहे हैं। और इनके फॉलोइंग को आप देखिए, इनकी फॉलोइंग जो है 30,000 लोग देखते हैं। आप सोचिए, अगर आप ऐसी बातें पढ़ा रहे हैं तो 30,000 बच्चों को तो आपने चौपट किया कि नहीं किया? 30,000 बच्चे जो हिस्ट्री आपसे पढ़ रहे हैं उनके लाइफ को आपने चौपट कर दिया। तो यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जितना ये लोग जो हिस्ट्री का जो विशेषज्ञ जो इंडिया में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कि दिल्ली में बड़ी बड़ी कोचिंग के में बड़े बड़े एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं। उनको हिस्ट्री का बेसिक पता नहीं है। ये लोग हिस्ट्री के साथ में क्या न्याय करेंगे? तो हिस्ट्री के विरुद्ध हवा बनाने में जो हिस्ट्री की जो लोग महाविशेषज्ञ जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इन लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है चीज़ों को खराब करने में। और हमको ये आश्चर्य होता है कि जो बच्चा इनसे पढ़ रहा है वह भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं करता है। इनके नीचे जो कमेंट आते हैं, उन कमेंट में कोई बच्चा ये नहीं कहता कि सर आप क्या बकवास पढ़ा रहे हो। तो हिस्ट्री को चौपट करने वालों में जिनकी हिस्ट्री कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, जिसकी कोई मैं बैकग्राउंड का वो नहीं, विरोधी नहीं हूं। IIT का बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ा सकता है, लेकिन उसे अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, पढ़ करके पढ़ाए। जो नए रिसर्च हो रहे हैं हिस्ट्री के बारे में उसको अपने कोर्स में मतलब कि शामिल करें। तो निश्चित रूप से हिस्ट्री जो है एक जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा और हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो दो स्ट्रीम है, दो धाराएं चलती हैं, एक वामपंथी धारा है, एक जो है राइट विंग की धारा है। तो न तो आपको वामपंथी विंग की तरफ जाना है, न तो आपको राइट विंग की जाना है। एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट विंग में आपको नहीं जाना है कि मैं राइट विंग में लिखूं कि मैं लेफ्ट विंग में करूं। तो दिस इज द इशू। आपको किसी विंग में नहीं जाना है, आपको साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को लिखना है। जो हिस्ट्री, जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, जिसको बारे में साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि नहीं ये चीज़ें सही अपनी जगह है, उसको आप मेंशन करिए। तो किसी भी प्रकार के बायस्डनेस है जो लेफ्ट राइट से बचने का प्रयास करिए। एक संतुलित दृष्टिकोण जो होता है, एक बहुत बैलेंस अप्रोच होता है, उस बैलेंस अप्रोच को जो है आप लोग लिखने का प्रयास करिए। और यही समस्या जो दिल्ली की, मैं अभी बताया कि जो दिल्ली की बड़ी फैकल्टी है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं यहाँ पर, हिस्ट्री को जितना ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का करियर को चौपट कर रहे हैं, बहुत मतलब दुख का विषय अपने आप में है। जो भी इतिहास का विशेषज्ञ है, जो कि समझता है, सम्मान करता है, उसको फॉलो करता है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। तो यूट्यूब में भी मैं प्रयास करूंगा कि इन चीज़ों को और भी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। इनको यही पता नहीं कि आर्यन अटैक की जो थ्योरी वो समाप्त हो गई है, आज आर्यन माइग्रेशन की बात होती है, इनको यही पता नहीं। इंडियन कल्चर वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट कल्चर है, ये लोग वही पुरानी कल्चर को पढ़ा रहे हैं अभी। लोहे की प्राचीनता के बारे में वही बातें चल रही हैं अभी, जबकि लोहे का साक्ष्य जो है इंडिया में आपका
बनारस के आसपास में वहाँ है, तमाम जगह साइट हैं जो कि वहाँ से पाई गई है, तेलंगाना से साइट पाई गई है। सेकेंड अर्बनाइजेशन की बातें वही भी पुराने बता रहे हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, जबकि जितने भी साक्ष्य बताते हैं सबका अर्बनाइजेशन में ये शो करता है कि 1000 BC के पहले अर्बनाइजेशन हो चुका था। तो ऐसे जब इतनी बड़ी फॉल्ट आप लोग करते हो, ऐसी ऐसी फैकल्टीज फॉल्ट करते हैं और बच्चे अंधे और बहरे होकर के इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो दुर्भाग्य है जब जो आइए बच्चा सिविल की तैयारी करता हो, जिसका कि लॉजिकल माइंड होगा, उसको सबसे आगे आके चीज़ों को देखना चाहिए। तो दिस इज द इशू। और कोचिंग में जाने के ये लोग क्या करते हैं, मैं अभी बताया है आपको कि कोचिंग में जाने के पहले उसकी बच्चे की जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, मतलब कि जो बच्चा जो है उसकी सोचने और समझने की क्षमता को उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसको इतना मैटर उसके ऊपर गांज देंगे कि बच्चा क्वेश्चन ही नहीं कर सके। तो इस प्रकार से, और सिविल की परीक्षा, मैं कहता हूं सिविल के बच्चे को पढ़ाइए कम, डिस्कशन ज़्यादा करिए, उसके राइटिंग स्किल को प्रमोट करिए, देखिए बच्चा क्यों नहीं सिलेक्शन देता है। ऐसी तमाम सी बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, इसीलिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको मैं बता रहा हूँ। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो राइटिंग स्किल के बारे में बता रहा हूँ। नंबर कम आने के जो मैंने कई कारण बताए, उसमें राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपनी राइटिंग स्किल उनकी बहुत ही खराब होती है, बेहुदा किस्म की उनकी राइटिंग स्किल होती है। तो सिविल या पीसीएस की एग्जाम या पीसीएस कोई भी एग्जाम में है, आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो आप सोचते हैं, आपकी सोचने से राइटिंग स्किल उससे बेटर होनी चाहिए। आपकी जो आपकी राइटिंग स्किल है वह सोचने से बेटर होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि जो लोग बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, उनकी जो राइटिंग स्किल है बहुत ही वर्ष होती है। मतलब अगर उनके पास नॉलेज अगर 100 काउंट का हो, तो जो उनका एक्सप्रेशन होता है वो 20-30 काउंट का होता है। तो उनके ज्ञान और उनकी राइटिंग प्रेजेंटेशन, उसमें कोई समन्वय नहीं होता है, बहुत बड़ी फॉल्ट होती है। उनको तो ज्ञान इतना होता है कि वो एक आईएएस को पढ़ा सकें, लेकिन आईएएस नहीं बन पाते हैं, और जो जिसको पढ़ाते हैं वो आईएएस बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, और इसके बीच में जो रीज़न इसका है कि जो इसको पढ़ाता है वो आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, लेकिन वो खुद नहीं बन पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि भाई साहब का जो राइटिंग स्किल है बहुत ही खराब है, बहुत ही वर्ष है, गई गुजरी है, और जो उनका बच्चा जिसको पढ़ा रहे हैं, जो आईएएस बन रहा है, उसकी राइटिंग स्किल इनसे बहुत अच्छी है। सिर्फ अंतर यहाँ पर है। लेकिन जब आप बूढ़े होते हैं, यानी तैयारी करते करते जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, तो आप दादा बन जाते हैं। दादा का मतलब आपके पास 15-20 किताबें आ जाती हैं, आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय आपके अंदर सुधार की जितनी गुंजाइशें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। आप सुधरते नहीं हैं, आपके अंदर अहम बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है कि मैं तो इतनी किताबें जानता हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे वैसे तमाम। तो उसकी जो राइटिंग स्किल है ना, अगर ख़राब हो तो किसी को दिखा भी नहीं पाता है। इसीलिए जो उसके नंबर एक बार आ गए, अगर उसके 800 नंबर 820 नंबर आ गए ना, तो अगर वो 5 बार मेंस देगा तभी 20 से 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, उससे नंबर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं वो। तो उसके नंबर की जो फ्लैक्चुएशंस हैं वो 10 नंबर के आसपास में सब सिमटता रहेगा। 10 नंबर 15 नंबर, कभी कम होगा ज़्यादा हो जाएगा, बस उसकी लाइफ समाप्त। और जो जिसको पढ़ाते हैं वो बच्चा अपनी कॉपी को लेकर के 10 जगह जाता है कि देखिए सर, देखिए इसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। वो अपनी राइटिंग स्किल को हमेशा इंप्रूव कराता रहता है, और आपसे अच्छा बेटर नंबर जानता आपका आधा है, लेकिन आप नहीं बन पाते हो, वो सिलेक्शन लेके चला जाता है। तो किताबों की लाइब्रेरी को बनाना बंद कर दीजिए, किताबों की लाइब्रेरी को बनाना बंद करिए। सेलेक्टेड किताबों को चूज करिए, चुनी हुई अच्छी किताबों को लीजिए, और उन किताबों को लेकर के अच्छी की टेक्स्ट बुक को चूज करिए,
और उसको पढ़िए ध्यान से, कम किताबों को लीजिए, उसको गंभीरता से पढ़िए, और उससे बढ़ करके पढ़ने से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करिए, पढ़ने से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करिए, और उससे भी ज़्यादा एक किसी विशेषज्ञ को लिख करके दिखाइए। तो पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर अभ्यास दीजिए, और जो लिखिए उसे निश्चित रूप से किसी न किसी विशेषज्ञ को दिखाइए। आप अगर सिर्फ 3 महीना अगर प्रयास कर देते हैं तो एक चमत्कार की तरह से हो जाएगा। आपका नंबर 1-2 नंबर नहीं बढ़ेगा, 50 नंबर कम से कम बढ़ जाएगा। 50 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप अपनी जो है अपना आप ईगो पालते रहते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, और राइटिंग स्किल आपकी खराब से खराब होती जाती है। तो जो आपके पास ज्ञान है, राइटिंग स्किल उससे बेटर होनी चाहिए आपके पास, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। सिविल के लिए सिविल का विशेषज्ञ एकदम अलग होता है, ध्यान रखिएगा इसको। सिविल का जो विशेषज्ञ होता है, क्योंकि सिविल की जो राइटिंग स्किल होती है ना, सबसे अलग होती है। पीसीएस की राइटिंग स्किल अब शायद चेंज हुआ है, लेकिन अब उसकी भी चीज़ें अलग होती हैं। उसी तरीके से हर विषय के जितने भी विशेषज्ञ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सिविल तो एकदम अलग एग्जाम होती है, ठीक है, और आपकी आधी सक्सेस आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करती है सिविल सर्विस में, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है, और आपको सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमारी राइटिंग स्किल में कहाँ पर। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके पास इतना नॉलेज होता है कि मतलब कि वो एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं होता है सिलेक्शन। वहाँ पर उनकी समस्या जो फंसती है वो राइटिंग स्किल में फंसती है। तो अपने राइटिंग स्किल को, उसका बहुत आसान रास्ता है, पिछले 10 सालों को उठा के क्वेश्चन को आप लिख के दिखा दीजिए किसी एक्सपर्ट को। पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको आप लिखिए और लिख के दिखाते जाइए। देखिए अगर ना हो जाए सिलेक्शन तो फिर जो कहिए सो। तो इस प्रकार से मतलब करने की ज़रूरत है। अगला जो मेरा है वो है अभ्यास का क्या रोल है। अभ्यास, भाई अभ्यास के बारे में बताऊं, गीता में जो है, गीता में, भगवत गीता में कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो तमाम ग्रंथों का उपदेश ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो सिर्फ 2 चीज करो। क्या? पहले उन्होंने कहा कि अभ्यास, और दूसरा उन्होंने कहा कि वैराग्य। 2 चीजें उन्होंने कहा कि किसी चीज की जरूरत नहीं है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, वो है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। तो अभ्यास एक ऐसी चीज है जो कि आपको मोक्ष दिला सकती है, यानी मुक्ति दिला सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आप समझिए, अगर आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं तो ये आईएएस पीसीएस और ये छोटी मोटी पीसीएस जे में ये सब कौन सी एग्जाम, कुछ भी नहीं आपके लिए। तो अभ्यास तो ऐसी चीज है। तो अभ्यास आदमी को ही, एक आदमी अभ्यास से, एक आदमी जीव जो मानव होता है वो ईश्वर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। असीम संभावनाओं के द्वार जो है अभ्यास के माध्यम से खुल जाते हैं। तो ये अभ्यास की ताकत है। तो जब आप अभ्यास से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं तो ये छोटी मोटी नौकरी चाकरी आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से अपने फोकस को आप लोग बैठाइए और इन चीजों को देखिए, अभ्यास करिए इन चीजों का, और अपनी कमियों में सुधार करिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है कि जो भी हिस्ट्री, जैसे मैं हिस्ट्री को मैं उठाया हूं, तो जो नए रिसर्च हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। नया रिसर्च मेरे कहने का मतलब है कि हिस्ट्री में जो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, इतिहासकार जो नए एलिमेंट्स का पता लगा रहे हैं, उसको अगर आप शामिल नहीं करेंगे तभी आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री में जो कुछ लोग जो शिकायत करते हैं कि हमको नंबर खराब मिल रहा है, तो खराब नंबर मिलने का यही रीजन है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट डिस्कवरीज हुई हैं इंडिया में, जो इतिहास में परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को अगर आप शामिल नहीं करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। आप चिल्लाते रहिए कि जो है अरे हमको नंबर नहीं मिलता है, मैंने ये लिख दिया, मैंने वो लिख दिया, मैंने अपना हृदय निकाल के रख दिया,
यूपीएससी पक्षपाती हो गया है, आप लगाते रहिए एलिगेशन, आप घर बैठिए अपने। तो चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी विषय हो, तो आपको अपनी दुनिया जहान में क्या हो रहा है, क्या किस प्रकार का चेंज हो रहा है, अगर आपको इतना पता नहीं है तो जागरूकता तो आईएएस की पहली शर्त है। आप अपनी सोसाइटी के बारे में जानिए, अपने बारे में जानिए, क्षेत्र के बारे में जानिए, देश के बारे में जानिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो यह एक बहुत बड़ी आपका मतलब एक ये है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, ये बहुत बड़ी आपकी फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट से आप लोग ऊपर निकलिए, इस फॉल्ट से आपको ऊपर निकलिए। और जब ऊपर निकलेंगे और इन चीज़ों को अपने नॉलेज में आप इसको इनपुट डालेंगे, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करिए, तो आप देखिए ना जितने भी आईएएस क्यों लोग बनते हैं, 24 साल के नीचे वाले क्यों आईएएस टॉप करते हैं? कभी पूछा आपने, प्रश्न उठाया इस पर, सोचा कभी, चिंतन किया आपने? 30 साल वाला आईएएस टॉप नहीं करता है, 25 के नीचे टॉप करता है। तो यह आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, नॉलेज की परीक्षा नहीं आपकी है। नॉलेज तो सिर्फ एक मीडियम है आपको परखने का, आपके पास एनालिसिस पावर है कि नहीं है, आपको निर्णय लेने की क्षमता आपके पास अच्छी है कि नहीं है, किसी भी कंडीशन में आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो कि नेगेटिव सोचते हो। नेगेटिव सोचते, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की क्षमता आप रखते हैं, ये सब चीज़ों को चेक किया जाता है। इतिहास, भूगोल, हिंदी, ये सब तमाम विषय को लेकर के बताइए, आईएएस की एग्ज़ाम लोग क्वालिफाई कर। तो ये विषय नॉलेज का नहीं है। आप बताइए, अगर हिस्ट्री में कहता हूँ, मैं हिस्ट्री मेंस में पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री का अगर उनको नॉलेज चाहिए तो क्या इतिहासकार किसी हिस्ट्री के प्रोफेसर को हायर नहीं कर लेते? तो भैया ये जो सब्जेक्ट रखा गया है, सब्जेक्ट के माध्यम से आपकी जो विश्लेषण की जो क्षमता है, आपको कोरिलेशन की क्षमता है, किसी भी कंडीशन में निर्णय करने की क्षमता है, आपके दृष्टिकोण को जो है जांचा जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ों से आप लोग उबरने का प्रयास करिए। सिविल सर्विस में बार बार आप लोगों से कहता हूं कि सिविल सर्विस इंडिया की सबसे आसान परीक्षा है। मैं आज फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, सिविल सर्विस भारत की सबसे आसान परीक्षा है। आसान परीक्षा उस दिन आपके लिए है जब इसकी सभी विशेषताओं को, इसके ट्रेंड को आप जान जाएंगे कि सिविल हमसे चाहता क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जिस दिन इस चीज़ को आप जान जाते हैं, सिविल आपके लिए आसान परीक्षा है। लेकिन अगर आपको यह परीक्षा नहीं, अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो देन दिस इज द वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम। यह भारत ही नहीं, पूरे दुनिया की सबसे टफ एग्जाम है अगर इन चीज़ों को आपको नहीं जानते हैं। दूसरी बात, सिविल सर्विस एक स्ट्रेटजिकल एग्जाम है, इसमें स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है, और अगर आप स्ट्रेटजी अगर नहीं जानते हैं तब भी आप इसको बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस है पूरे वर्ल्ड का सबसे विशाल सिलेबस बनाया गया है। पूरे जितने वर्ल्ड की सिविल सर्विस हैं, पूरे इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम होती हैं, उसमें जो सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिलेबस है। और इतने बड़े सिलेबस को अगर बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ाया जाए तो मैं कहता हूं कि आपको 6 साल कम से कम लगेगा। 6 साल, कम बता रहा हूं मैं, 6 साल लगेगा पूरा पढ़ाने में, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, 6 साल पढ़िए। लोग पढ़ते भी हैं, जो लोग 10 साल पढ़ के तैयारी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जिनका सिलेक्शन 10 साल में होता है, 15 साल में होता है, वो लोग यही तो करते हैं ना। वो 8 साल तैयारी करते हैं, 9 साल पढ़ते हैं, लेकिन पूरा कोर्स नहीं होता है उनका। और अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास चीज़ों के लिए समझ है, तो आपके लिए 4 साल पर्याप्त है, सिविल के लिए 3 साल पर्याप्त है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो घर बैठ के दाना भुजाइए, पढ़िए, घर से राशन ले जाइए। अगर आप इलाहाबाद में और तैयारी करते हैं, अपने घर के आसपास में या अन्य जगहों पर तैयारी, जयपुर में तैयारी करते हैं, तो अपने घर से जो है राशन बोरी में भर के लाइए, वहाँ खाइए, पीजिए, सोइए, घूमिए, यही करिए। दिल्ली में जाइए, घर का पैसे गलाइए। और अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, मार्गदर्शन है अच्छा, तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए 2-3 साल।
और जो ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि जो आईएएस बनते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सुपरफिशियल होते हैं और यही माइंड अपना लेके पैदा होते हैं, अरे ये सब बकवास की बातें हैं। कोई सुपरफिशियल नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोई सुपरफिशियल किसी का माइंड वाइंड नहीं होता है, सभी लोगों का माइंड बराबर होता है। अंतर आता है आपके इंटरेस्ट से, आपकी मेहनत से, आपके अभ्यास से, आपके कंसंट्रेशन से, आपके लर्निंग से आता है। तो कोई भी सुपरफिशियल माइंड नहीं होता है। जब आईएएस बन जाता है तो कहते हैं कि नहीं, अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है। अरे ये सब बकवास की बातें हैं, ये जो है बकवास की बातें हैं, आप लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए बताई जाती हैं। आईएएस बनने के लिए एक एवरेज माइंड चाहिए, औसत दिमाग चाहिए। कोई किसी का सुपरफिशियल माइंड नहीं होता है, इसको चक्कर को भूल जाइए आप लोग। सबका माइंड बराबर होता है, सबका माइंड बराबर होता है। अंतर होता है तो सिर्फ आपके फोकस की कमी होती है, आपके कंसंट्रेशन की कमी होती है, मार्गदर्शन की कमी होती है, राइटिंग स्किल की कमी होती है, ये सब कमियां होती हैं। तो कोई सुपरफिशियल नहीं होता है भैया। कोई जो है मतलब कि अपने पेट से नहीं, माँ के पेट से नहीं पैदा होता है कि बहुत बड़ा दिमाग लेके पैदा हो गया। कोई बड़ा दिमाग लेके नहीं पैदा होता है, दिमाग को बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, अनुशासन चाहिए, इससे बड़ा दिमाग बनता है आपका। तो जो आईएएस बन गया इसका मतलब ये नहीं आईएएस आईपीएस बन गया तो बहुत बड़ा दिमाग हो गया। अरे एक से एक भूसा भरे और बेवकूफ़ की किस्म के लोग आईएएस बनते हैं, समझ रहे हैं ना, जिनको कि अब लेकिन अब उनके ऊपर सील लग गई है, कमीशन की मुहर लग गई है कि आईएएस बन गए तो बहुत एक्स्ट्रा माइंड है, ठीक है। एक से एक बकवास और गधे किस्म के लोगों से हम लोगों का सामना होता है, जिनको लगता है कि कैसे लोग आईएएस और पीसीएस बन गए, और लोग बनते रहते हैं। तो इसलिए बन गए क्योंकि यूपीएससी का जो पैमाना उस पर फिट बैठते हैं बस। तो आप ये सोचिए कि कोई एक दरवाजा बनाया गया है जिसमें कि यह बताया गया है कि जो 5 फुट का व्यक्ति वही जा सकता है। मान लीजिए एक दरवाजा बनाया गया है, स्वर्ग का दरवाजा बनाया गया है या आईएएस बनने का दरवाजा बनाया गया है कि जिसकी ऊंचाई 5 फुट होगी, सिर्फ वही जाएगा। और आपके पास इतना ज्ञान हो गया है कि आपकी ऊंचाई 6 फुट हो गई है, आप जाएंगे? आप प्रोफेसर हो गए, आपकी ऊंचाई 10 फुट हो गई, जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। और आपकी ऊंचाई 4 फुट है तभी जाएंगे? नहीं जाएंगे आप। जब वो बता दिया गया कि 5 फुट की ऊंचाई वाला ही आईएएस बनेगा, जाएगा, तो जितना 7 फुट वाले की मतलब जितनी खामी है उतनी 4 फुट है, यानी कम जानना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि अधिक जानना। तो सिविल के लिए दोनों चीजें खतरनाक है। अगर आप बहुत अधिक जानते हैं और उस अधिक नॉलेज को अगर आप समराइज नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए वो भी खतरनाक है। और अगर बहुत कम जानते हैं वो भी खतरनाक है। तो दोनों के बीच में संतुलन आपको बैठाना पड़ेगा भैया, संतुलन बैठाना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे तब आप चीजों को कर पाएंगे। तो आईएएस अपने प्रोस्पेक्टस में बहुत साफ साफ कहता है कि हमको विद्वान नहीं चाहिए, विद्वान नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमको क्लर्क भी नहीं चाहिए, बीच का आदमी चाहिए हमको। आप सोचिए कि अगर उनको विशेषज्ञ अगर चाहिए तो क्या भारत में विशेषज्ञों की कमी है क्या? पब्लिक एड के भी विशेषज्ञ पूरे दुनिया भारत में एक से एक लोग पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, अलग अलग विषयों को लोग एक्सपर्ट पढ़े हुए, उनको एक्सपर्ट और नहीं चाहिए। बहुत से लोग जो इतिहास में पीएचडी किए होते हैं, जो पब्लिक एड में पीएचडी किए होते हैं, जब वो आईएएस की कॉपी लिख करके आते हैं तो उनको लगता है कि हमने तो फाड़ दिया, हमने ऐसा लिख के चले आया कि ऐसा दुनिया में कोई लिखेगा नहीं। सबसे बकवास नंबर इन लोगों को मिलता है। और जो आईआईटी का बंदा है, जो हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है, या वो उस विषय को पहली बार पढ़ा है, जो डॉक्टरेट वालों से अच्छा नंबर उसको मिलता है। क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पढ़े, जिनकी ऊंचाई 8 फुट वाली हो गई है और उनको चाहिए कितना, 4 फुट 5 फुट नहीं चाहिए। तो पहले मैं इसी के लिए कहा कि यह एक स्ट्रेटजिकल एग्जाम है, स्ट्रेटजी को समझिए। और इस स्ट्रेटजी को अगर आप नहीं समझेंगे तो बैलों की तरह आप 8 साल तैयारी करते रहिए, ठीक है, 8 साल तैयारी करते रहिए और आपको इसी तरीके से चीज़ें मिलती रहेंगी। घर का पैसे बर्बाद किए,
और अपना जो लाइफ बर्बाद किए, हवाना हवाना कुछ नहीं। जबकि सिविल सर्विस एक बहुत आसान एग्ज़ाम है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ आपसे। तो इसके ट्रेंड को आप समझने का और मतलब इसका प्रयास करिए। हमको लगता है कि मेरा जो है वीडियो बहुत लंबा हो गया आप लोगों को बताने में, हमें टाइम का ध्यान नहीं रहा। तो जो फॉल्ट है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि नंबर कम मिलने का क्या रीज़न है। तो मैंने मीडियम को बताया कि हिंदी इंग्लिश मीडियम जैसा कोई रोल नहीं है भैया, इसलिए इस मीडियम के माया जाल से आप लोग बाहर निकालिए। मीडियम, सभी मीडियम अच्छा है, अगर हिंदी मीडियम है तो उसके साथ में आप वर्क करिए। कैसे करिए, मैं अपने हमारे वीडियो में देखिए। किताबों की चुनौती एक बहुत बड़ी समस्या है और कोचिंग ने इसे बर्बाद कर दिया है। कोचिंग जितनी भी हैं, इन लोगों ने पूरे के पूरे किताब के नाम पर गाइड बुक ये लोग बेच रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ना सीखिए आप लोग, टेक्स्ट बुक को पढ़ना सीखिए। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, ध्यान रखिए। कम किताबों को पढ़ना सीखिए और जिन किताबों को पढ़िए सीखिए उनको अच्छी तरीके से पढ़िए। तो दीज आर द इशू। फैकल्टी का क्या रोल है, इसको भी मैंने बताया कि फैकल्टी का क्या रोल होना चाहिए। जो भी मैंने कहा कि आप जो भी प्री की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए या किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, एक मार्गदर्शन का होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके लिए मार्गदर्शन आपके पास नहीं है तो आप ये तय जानिए कि जिस तैयारी को आप जो है 2 साल में ख़त्म कर सकते हैं, उसको आप 3 साल में ख़त्म करेंगे, 4 साल में ख़त्म करेंगे और आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं रहेगी। आपका मार्गदर्शन कोई भी कर सकता है जो उस एरिया का सफल हो चुका हो या उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हो या उस एरिया का कोई विशेषज्ञ हो। कोई आपके घर का हो सकता है, परिवार का हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसके सामने ही बैठ जाइए विशेषज्ञ, वह तो आपको मोबाइल के माध्यम से भी बता सकता है। इसको ऐसे पढ़िए, उसको ऐसे पढ़िए, ये छोड़ दीजिए, ये पकड़ लीजिए, ऐसे इसको लिखा जाता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, वो सब बता सकता है। सॉरी। और अगर अच्छे लर्नर हैं आप तो जो है यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। फिर राइटिंग स्किल के बारे में मैंने आपको बताया कि राइटिंग स्किल का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और उसके बारे में अभी बताया। फिर मैंने बताया कि अभ्यास का क्या रोल है। अभ्यास का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। मैंने वही बताया कि अभ्यास के माध्यम से तो आदमी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ये नौकरी कौन सी बड़ी चीज है। फिर मैंने आपको बताया सॉरी कि जो भी लेटेस्ट अभी चीज़ें हो रही हैं दुनिया जहान में, तमाम जगहों पर चीज़ें हो रही हैं, उस लेटेस्ट चीज़ों को आप लोग देखने और समझने का प्रयास करिए कि अभी दुनिया जहान में चीज़ें क्या चल रही हैं और चीज़ें कैसे चल रही हैं। उसको भी अपने आप लोग अपने करिकुलम में शामिल करने का उसको प्रयास करिए, रिटन एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो है ब्रीफ रहा आप लोगों के सामने कि कैसे हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया कि हिस्ट्री में ऑप्शनल कैसे रखा जाए। और अभी जो नंबर मार्क्स मिल रहे हैं लोगों को, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में बहुत कम नंबर मिल रहे हैं, और मैंने बाकायदे आपको प्रूफ के माध्यम से बताया कि हिस्ट्री में जो लोगों को नंबर मिले हैं और वह बहुत ही आश्चर्यजनक नंबर मिले हैं। मैंने आपको बताया कि 500 में 340 नंबर ओवरऑल। लेकिन मेरा मानना है कि 300 से 350 नंबर तक आप जो है आराम से हिस्ट्री में ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द इशू, 300 से 350 नंबर आप जो है हिस्ट्री में ले सकते हैं। तो यह मैंने आपको बताया और मैंने डेटा के साथ में आपको बताया कि जो जितने भी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उन सभी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी की संभावना अगर बनती है तो वो बनती है हिस्ट्री की। सबसे ज़्यादा जो लोग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं पब्लिक एड, और पब्लिक एड के इतने ख़राब रिजल्ट हैं, इतना ख़राब रिस्पांस मिल रहा है कि यह बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं और आपको पता है कि सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस समय बंद हैं, तो फिर भी तो मैं बताया कि तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हैं और बंद होने के बाद जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सभी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं तो उसको देखते हुए आप मेरी क्लास को जो अगर चाहें, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो मेरा नंबर जो है आप देख रहे होंगे और उस नंबर पर आप मतलब ऑफिस आवर में जो भी है आप, और अच्छा है कि व्हाट्सएप पे अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो उसके लिए आपका स्वागत है।
और अगली जो मेरी लाइव वीडियो जाएगी आप लोगों के बीच में वो जो है हिस्ट्री के ही बारे में, साउथ इंडिया की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसके बारे में मेरा वीडियो बहुत जल्दी इस हफ्ते में जाएगा। इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग हैं सभी लोगों का। और इसके बाद फिर मैं अगली क्लास के लिए अगले मेरे लाइव के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।